वेलकम बैक खवातीन और ज़ात। अब हम पाकिस्तान की मईशत की बात करेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी जो गुज़श्ता बरसों में शदीद दबाव, बढ़ते कर्जों और महंगाई के बहरान से दो चार थी, अब उसमें बतदरीज इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। उसकी राह पे गामज़न दिखाई दे रही है। मुश्किल मगर ज़रूरी इस्लाहात, टैक्स नेट में तोसी, निजकारी के अमल और डिजिटल मईशत की जानिब पेशकदमी ने मुल्क की मईशत में नई रूह पोंक दी है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की मस्बत पेशगोइयाँ और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का माशी सिमत दुरुस्त है, और अगर यही तसलसल बरकरार रहा तो ये दौर मुल्क के लिए पायदार माशी इस्तेहकाम और खुशहाली का नया बाब साबित हो सकता है। इस वक्त हमारी मईशत की क्या हालात हैं, क्या हम वाकई दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इसके ऊपर बात करने के लिए मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं, टुडे वी हैव विद अस अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी, इकोनॉमिस्ट हकान नजीब साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो जिस तरह से हसनैन ने अपने इंट्रो में बात की है, आपको लगता है कि पाकिस्तान वाकई माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है? कैसे देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर आप 2 साल पहले देखें तो एक डिफॉल्ट सी सिचुएशन थी। पाकिस्तान सर्टेनली उस सिचुएशन से आईएमएफ एंगेजमेंट की एज एन एंकर यूज करते हुए एक मैक्रो स्टेबिलिटी में आ गया है। इसका मतलब ये है कि अफरात-ए-ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी हो गई है। इसका मतलब ये है कि बैरूनी खसारा संभल गया है। इसका मतलब ये है कि जो अंदरूनी खसारे हैं, 2 मेजर खसारे हैं अंदरूनी। एक, हम जितना कमाते हैं और जो खर्च करते हैं उसमें कमी आ गई है उस खसारे में, और एक एनर्जी सेक्टर के खसारे में बहुत ज्यादा नहीं बट कुछ कमी दिखाई दे रही है। ये एक ओवरऑल इस वक्त इकोनॉमी का बिहेवियर है जो कि आई थिंक लार्जली एंकर्ड है, बिकॉज पाकिस्तान एक फंड के आईएमएफ के प्रोग्राम में है। जो भी मुल्क आईएमएफ के प्रोग्राम में जाता है, कॉन्सिक्वेंटली यही तकरीबन मैक्रो स्टेबिलिटी का बिहेवियर जो है वो नजर आता है। रिजर्व 14.5-15 अरब डॉलर पे चले गए हैं, जो 3 महीने तो नहीं पर 2-2.5 महीने की जो इम्पोर्ट कवर है दे रहे हैं। पर इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि जो हमारे फंडामेंटल मसाइल हैं इकोनॉमी के, यानी कि ग्रोथ के मसाइल, यानी कि शरह नमू के, जब भी हम ग्रो करना शुरू करते हैं एक एक्सटर्नल क्राइसिस, यानी कि पैसे हमारे पास डॉलर जो है वो कम हो जाते हैं। वो आज भी खड़ा है। पहले 4 महीने का जो डेटा है इस साल का वो भी वही दिखा रहा है। हमारे जो पैदावारी सलाहियत ठीक करने के मसाइल हैं, एनर्जी सेक्टर के मसाइल हैं, प्राइवेटाइजेशन के मसाइल हैं, अभी आपने सही जिक्र किया, टैक्स बेस को बढ़ाने के मसाइल हैं। देखिए, ये जो स्टेबिलिटी है ना, ये इट्स एट अ वेरी हाई कॉस्ट. It's at a cost where we are taxing the businesses. If I want to take out my money from a business at 60%, we are taxing highly the income and the non-salaried people. So इसको समझने की जरूरत है कि ये जरूरी है। ये एक नादिर मौका है। टाइम एंड स्पेस बाय कर ली है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अच्छी है। 10 मई की जंग जीत के आ रहे हैं इंडिया के साथ। ऑल इज लुकिंग गुड। बट अब मौका वो है, एक वक्त है, एक स्पेस है। अगर इसमें अपने फंडामेंटल मसाइल नहीं हल करेंगे तो आज से 2 साल बाद जब आईएमएफ का प्रोग्राम जो है रिसीड कर रहा होगा, जब हमारा प्रोग्राम जो हम आईएमएफ के साथ हैं वो रिसीड कर रहा होगा, तो आपको दिखाई देगा कि फिर मुश्किल आएगी वो 25, 28, 30 अरब डॉलर जमा करने की, जिनको पाकिस्तान को जिनकी जरूरत होगी 2027-28 के साल में। So I think that's where the country stands. We are in a good place, but we must do the fundamental work जो हमें करना है। वो फंडामेंटल वर्क आई थिंक करने के लिए एक बहुत ही कॉम्पिटेंट, जिसे कहेंगे इकोनॉमिस्ट, एनर्जी सेक्टर स्पेशलिस्ट, बहुत ही एक प्रोफेशनल टीम चाहिए। पाकिस्तान has always found it difficult to make that team in Pakistan. बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मुझे ये बताइएगा कि वो टीम तो हम शायद बिल्ड करने में नाकाम रहते हैं, लेकिन ये जो अभी जितने भी गोल्स हैं ये मुझे शॉर्ट टर्म गोल्स लग रहे हैं। इनको अगर लॉन्ग टर्म में हमने तब्दील करना है तो हमें क्या कुछ बेहतरी लानी होगी, स्पेशली अगर डिफरेंट सेक्टर्स की बात की जाए। पाकिस्तान में प्रिवेलिंगली हमने ये देखा है कि जब रियल स्टेट में बूम आता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बूम आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सबसे ज़्यादा कदगन हमें उसी सेक्टर में नज़र आती है। सो हमने इसको लॉन्ग टर्म में किस तरह से सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम लेके जा सकते हैं? So whenever फंड का एंगेजमेंट होती है, आईएमएफ की एंगेजमेंट होती है किसी भी मुल्क में, तो वो ऑब्वियसली उनकी कोशिश होती है कि शॉर्ट टर्म में जो पेशेंट आईसीयू में है, इसको आसान लफ्जों में समझिए कि आईएमएफ आईसीयू का डॉक्टर है, तो उस वक्त मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि आप भाग सकते हैं कि नहीं भाग सकते। द इकोनॉमी हैज टू बी रिसेसिटेटेड बैक एंड टेकन टू द ऑपरेशन टेबल। जब आप ऑपरेशन टेबल पे आ जाते हैं, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत और अथॉरिटीज
IMF के साथ मिलकर ले आई हैं, सो दैट्स अ गुड ओमन, वी आर नो मोर इन ICU वार्ड। तो आपको देन वो इकदामात करने पड़ते हैं, वो सर्जरीज करनी पड़ती हैं। ये इसलिए मिसाल बड़ी क्लियर कर देती है इस चीज को कि हमें फिर दवाई नहीं देनी पड़ती, पर हर जो आपने एक सेक्टर का जिक्र किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी यानी कि मालियाती पॉलिसी, NFC को ठीक करना, ये सब वो काम करने पड़ते हैं जिसमें गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम करते हुए प्राइवेट सेक्टर को, बीट रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में प्रॉब्लम क्या है? देखिए, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें घर बनाते जाना है और फैलाते जाना है अपनी रीच को। असल बात यह है कि हमने सिटीज को कैसे बिल्ड करना है कि वो लिवेबल सिटीज भी हों, उनमें कम्यूट भी कम हो, वो हाई राइज भी हो, उनमें लंबी बिजली की तारें भी ना डालनी पड़े, उनमें ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज्यादा ना बनानी पड़े, यू नो, वेयर यू हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स। अब दैट इज द रियल चैलेंज। ये हैं पाकिस्तान के फंडामेंटल चैलेंजेस। आप मुल्क से बाहर जाएंगे तो आपको सिटीज ऊपर जाती दिखाई देंगी, आप मुल्क में वापस आएंगे और एयरपोर्ट पे उतरना शुरू करेंगे तो आपको जहाज में दिखाई देगा कि सिटीज आर वाइड स्प्रेड। दैट्स द रॉन्ग वे टू बिल्ड सिटीज। सिटीज कभी भी फिर इंजन ऑफ ग्रोथ नहीं बनती। अभी यू नो, आप कोई बड़ी सिटी देखें, आप कोई नामवर सिटी देखें, दे आर ऑल गोइंग अप, दे नेवर गो फ्लैट। Why don't they go flat? फ्लैट जाएंगे, बिजली की तारें डालेंगे, कम्यूट करेंगे, ट्रेनें सेट करेंगे, बसेस लगाएंगे, टाइम जाया होगा, प्रोडक्टिविटी जाएगी। सो दे आर कॉन्सेंट्रेटेड एंड दे आर गोइंग अप। सो जो रियल एस्टेट का चैलेंज है वो असल चैलेंज ही है। और रियल एस्टेट सस्ती कैसे होगी? एक 4 कनाल के प्लॉट में एक फैमिली रह रही हो, या एक 4 कनाल के प्लॉट में आपने 20 फ्लैट बनाए हो और उसमें 20 फैमिलीज रह रही हो। इस तरह रियल एस्टेट जो है वो प्रोडक्टिव भी होती है और सस्ती भी होती है। पाकिस्तान के आज जो फंडामेंटल चैलेंजेस है, पहले तो मैं ये समझता हूं कि उनको समझ ही नहीं रहे लोग। हम उसी रविश में पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई बाहर से आएगा और चाहे वो मल्टीलैटरल्स हो या कोई FDI हो, वो इसको ठीक कर देगा। ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान स्टेबलाइज जरूर हो जाएगा, मॉडल थ्रू जरूर करेगा, जो कर रहा है, एक जिसे कहेंगे कंफर्ट भी दिखाई देना शुरू कर देगा। बट ये सारी चीजें पाकिस्तान के डॉक्टर्स की फंडामेंटल सर्जरी मांगती हैं इन अ गुड वे। और ये अगर हम कर लेंगे तो 5 साल में नौकरियां भी निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी, ग्रोथ का फ्रेमवर्क भी स्टेबल हो जाएगा। अब ये मुश्किल काम है। असल सवाल ये कि आखिर कर क्यों नहीं लेते? वियतनाम ने क्यों कर लिया, ईस्ट एशिया ने क्यों कर लिया, फिलीपींस ने क्यों कर लिया, इंडिया ने क्यों कर लिया? इसकी जो 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 क्रक्स है इसका वो ये है कि they were able to put together teams in their countries, they were able to believe कि ये काम हमें खुद करना है। हम चूंकि एक लाइफ सपोर्ट पे IMF की चलते हैं, तो हम खुद खड़े होने को और भागने को, अच्छी ग़िज़ा लेने को बिलीव नहीं करते। हम आज भी देख रहे हैं बाहर कि किस तरह कहीं से हमें सपोर्ट मिल जाए। दैट्स one way to run a country. The other way to run a country is where we really believe कि यार ये एक डॉक्टर था जिससे हमने स्टेबिलिटी ले लिया है, now let's do the surgical treatment. I think that HR capacity really can transform Pakistan. बहुत ही गोल्डन मौका है। और ये मैं इसलिए कहता हूँ 10 मई इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, सऊदी अरेबिया से पैक्ट, CPEC 2, इंटरनली कोई ऐसा डिफॉल्ट का खदशा नहीं है, हर चीज स्टेबलाइज कर गई है। अब आप जाकर जो घर है अपना उसको दुरुस्त कर लेंगे। टैक्सेशन की बजाय एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स करें। मैं बता भी देता हूं, एनर्जी सेक्टर की कीमतों की वरी करने की बजाय उसकी प्राइवेटाइजेशन, उसकी डीरेगुलेशन करें। बिजनेस पाकिस्तान लाने FDI जरूर कोशिश करनी चाहिए, पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर को एक्साइट करना चाहिए कि वो पैसे लगाए, वो बाहर से अपना पार्टनर खुद ही ढूंढ लाएगा। ये 4 चीजें ही कर लें। एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए सोचें कि जो 12 एकड़ का फार्म है, जो छोटे फार्म्स है पाकिस्तान में, उसका असल मसला है कि उसकी प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं है। व्हाट आर दोज मेजर्स कि हम उसको ठीक कर सकते हैं? अगर आप ये लाइफ स्टॉक में, मसलन मैं एक मिसाल देता हूं, कल मैं एक लाइफ स्टॉक स्पेशलिस्ट के साथ था। आप हैरान हो जाएंगे इस बात पे। गो 100 years बैक पाकिस्तान के खित्ते में 5 लीटर दूध आता था एक गाय से। आप अमेरिका देखें, वहां भी 5 लीटर आता था। आज अमेरिका में 35 लीटर, 35 liters. We are still on 5 liters. Now look at the productivity gap. That's why that's a developed world and that's why we are an underdeveloped world. So अगर 5 लीटर से 35 लीटर चले जाएंगे तो 4-5 अरब डॉलर जो है वो तो आपको एग्रीकल्चर में ही बचना शुरू हो जाएगा। जस्ट थिंक थ्रू। पाकिस्तान के मसाइल का अदराक बहुत अच्छा है, पूरी अथॉरिटीज को है।
उसके हल की जो सामान है करना, उसके हल की जो रास्ता ढूंढना है, जो पर्चे लिखने हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम डिपेंडेंट हैं कि कोई शायद बाहर से कंसल्टेंट आके लिख देगा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा ममालिक ने अपने मुल्क में ये काम किया है। अगर हम कर लेंगे 5 साल में, पाकिस्तान कैन स्टार्ट लुकिंग कंप्लीटली अ डिफरेंट सेलेबल स्टोरी एंड अ गुड स्टोरी फॉर द 250 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान। सही। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बहुत से सवालात थे मेरे, लेकिन चूंकि वक्त की कमी की वजह से मैं आपसे नहीं पूछ सकी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जिस तरह से अभी सर ने खुद बात की, खाकान नजीब साहब ने, इन्वेस्टर्स के हवाले से, हमारे यहाँ ना ऑब्सेशन भी बहुत है। जब भी हमारे मामलात आगे पीछे गड़बड़ होते हैं तो हम फॉरेन कोचेस बुला लेते हैं। क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स बुला लेते हैं, या फिर कोई भी इस तरह के बड़े या कोचेस आ मिसालें जाते देना हैं। स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, और अभी भी पड़ोस में आपको देख पता है लें, कि इधर देख लें, उधर देख लें। अरबों की मंजूरी दी गई है बाहर से जो इन्वेस्टर्स या फिर जो लोग हमने हायर करने थे अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए। अब ज़ाहिर है वो भी एक अलग किस्म के मामलात हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट आई है नहीं आई, ये एक अलग सवाल था। लेकिन चूंकि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे। स्टे विद अस।